हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 7, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री और सिविक्स के भी लेसन मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज फाउंडेड स्वराज, ही हैड हिमसेल्फ क्राउन। आफ्टर द कोरोनेशन महाराज अकम्प्लिश दक्षिण दिग्विजय, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। तो देखिए स्टूडेंट, आपने 4th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे से जो शिवाजी महाराज की हिस्ट्री है उसको आपने पढ़ा है कि शिवाजी महाराज जो ये कौन थे, हमारे स्वराज के फाउंडर थे। उन्होंने ही स्वराज को इस्टेब्लिश किया था अच्छे से। और आफ्टर द करोनेशन, जब उनका राज्याभिषेक हो गया था उसके बाद उन्होंने क्या किया था, दक्षिण दिग्विजय, ये कॉन्केस्ट, एक मुहिम उन्होंने ली थी साउथ इंडिया में जीतने के लिए। द स्वराज एक्सपांडेड कंपैरिजन लार्ज एरियाज ऑफ नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ एंड ठाणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो हमारा स्वराज है ये सबसे ज़्यादा एक्सपांड जो रीजन है ये कहाँ पे है, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में। जैसे कि नासिक है, पुणे, जो भी आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे फैला हुआ था हमारा स्वराज। इट ऑल्सो इंक्लूडेड पार्ट्स आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के स्टेट में भी ये इंक्लूड हुआ था। टू इंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्वराज एंड टू इंश्योर पीपल्स वेलफेयर, शिवाजी महाराज सेटअप एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए एक पूरा स्वराज जो बनाना उनका जो सपना था, ये सपना होने के बाद उन्होंने वहीं पे सब काम छोड़ दिया क्या? नहीं। अगर स्वराज बनाया है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पूरा राज्य का कारभार देखने के लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाई थी। वो किस तरीके से, ये हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। वी शैल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट इन दिस चैप्टर। वही इंफॉर्मेशन आज हमें इस लेसन में देखनी है। अष्टप्रधान मंडल, जिसे काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर भी कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ हिज करोनेशन शिवाजी महाराज अपॉइंटेड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। तो देखिए जब करोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, शिवाजी महाराज ने क्या किया था, यहाँ पे उनकी जो अष्टप्रधान मंडल था उसके लिए 8 मिनिस्टर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट्स। उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो राज्य का पूरा कारभार था, उसे 8 पार्ट में डिवाइड किया था। 8 डिपार्टमेंट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। अ हेड वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। और हर एक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने एक हेड पर्सन को अपॉइंट किया था। दीज 8 हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द अष्टप्रधान मंडल। और ये जो 8 पर्सन थे जिनको हर एक डिपार्टमेंट के लिए हेड पर्सन बनाया गया था, उनसे मिलकर ही यहाँ पे अष्टप्रधान मंडल बनता है। महाराज अलोन हैड द पावर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर और टू रिमूव हिम फ्रॉम दी पोजीशन। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे शिवाजी महाराज को ही ये पावर थी या फिर ये हक थे कि वो अष्टप्रधान मंडल के जो भी मिनिस्टर थे, जो भी मंत्री थे, उन्हें पोस्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, या फिर अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनको उनके पोजीशन से निकालने का काम भी शिवाजी महाराज ही कर सकते हैं। द मिनिस्टर वेयर आंसरेबल टू महाराज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट का जो भी मुख्य अधिकारी होगा उसे यहाँ पे अगर शिवाजी महाराज उनके डिपार्टमेंट के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी सवाल जवाब करेंगे, उन्हें वहाँ पे जवाब देना ज़रूरी होता था। शिवाजी महाराज सिलेक्टेड द काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड अचीवमेंट्स। तो देखिए ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज ने जब ये काउंसिल बनाया या फिर जो अष्टप्रधान मंडल बनाया तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स या अपने घर के ही लोग उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किए थे क्या? नहीं। जो लोगों ने उन्हें स्वराज बनाने में मदद की थी, जिनके अचीवमेंट्स देखकर उन्होंने क्या किया था, उनको अपॉइंट किया था। ही डिड नॉट गिव देम जागीर्स, वतन्स और गिफ्ट और फील्ड्स। तो देखिए यहाँ पे जब उन्होंने अपॉइंट किए थे इन सारे मंत्रियों को तो उन्हें किसी भी तरीके की जागीर, जो प्रदेश होते हैं, वतन्स होते हैं, ये गिफ्ट नहीं दिए थे। दे वेर पेड हैंडसम सैलरीज इंस्टेड। तो उसके बदले में वो क्या करते थे, उनको सैलरीज पेड करते थे। द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे एक पॉलिसी थी, वो भी देखेंगे हम बाद में। उससे पहले हम ये चार्ट देखेंगे जो कि दिया है अष्टप्रधान मंडल के लिए। नेम ऑफ द मिनिस्टर, जो भी अष्टप्रधान मंडल में मंत्री थे 8, उनके नाम दिए गए हैं। उनके डेसिग्नेशन, मतलब जो पद उनको दिया गया था उसके नाम यहाँ पे दिए हैं। और वर्क, उनके काम क्या होते थे, ये भी आपको यहाँ पे टेबल में दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पे फर्स्ट मोरो त्रिम्बक पिंगले, ये थे मिनिस्टर। उनका डेसिग्नेशन पद क्या था, प्रधान। और इनका काम क्या था, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। तो इनको क्या करना होता था, अगर कोई प्रदेश उन्होंने जीता है, नया प्रदेश जो जीता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलना चाहिए और अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे, ये सब काम कौन संभालते थे, प्रधान, जो मोरो त्रिम्बक पिंगले थे। उसके बाद सेकेंड दिया है रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, ये थे अमात्य।
इनका काम क्या था? कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के अकाउंट्स संभालने का काम ये करते थे। थर्ड वन है अनाजी दत्तो, ये सचिव थे। इनका काम क्या था? प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स, तो जो भी आज्ञा पत्र होते हैं, शाही जो आज्ञा पत्र वगैरह होते हैं उनको बनाने का काम ये करते थे। उसके बाद फोर्थ वन है दत्ताजी त्रिम्बक वाकनिस, जो कि मंत्री थे, और इनका काम क्या था? करस्पॉन्ड्स का काम यहाँ पे ये करते थे। जैसे कि पत्र व्यवहार जो होते हैं, एक राजा दूसरे राजा के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होते थे, ये संभालने का काम दत्ताजी त्रिम्बक वाकनिस ये करते थे। उसके बाद फिफ्थ वन है हम्बीराव मोहिते, ये सेनापति थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम, ये उनका काम था कि जो भी आर्मी थी उनका ऑर्गेनाइजेशन करना, और जो किंगडम है हमारे, जो हमारा राज्य है उसको प्रोटेक्ट करने का काम आर्मी के साथ, ये उनका काम था, और ये सेनापति थी। सिक्स्थ वन है रामचंद्र त्रिम्बक दाबिर, जो कि सुमंत थे। फॉरेन रिलेशंस, जो भी फॉरेन यहाँ पे लोग होते थे उनके साथ रिलेशन किस तरीके से बनाने हैं, उनके साथ अगर ट्रेड व्यापार कोई होता है, ये सब देखने का काम रामचंद्र त्रिम्बक दाबिर, जो कि सुमंत थे, ये काम करते थे। सेवेंथ वन है नीराजी रावजी, जो कि न्यायाधीश थे। ये क्या करते थे? डिस्पेंसिंग जस्टिस, अगर राज्य में कोई भी इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के बीच में, तो जैसे कि हम लोग देखिए आज अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, जाके न्यायाधीश होते हैं और हमारा न्याय करते हैं। तो उसी तरीके से अष्टप्रधान मंडल में ये न्यायाधीश होते थे, जो कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, उन्हें जस्टिस, न्याय दिलाते थे। 8 वन है मोरेश्वर पंडित राम, ये कौन थे? पंडित राम मतलब पंडित जी ने कहा जाता था। लुकिंग आफ्टर रिलीजियस मैटर, जो भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं उनको देखने का काम मोरेश्वर पंडित ये करते थे। देखिए उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे? द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने अष्टप्रधान मंडल देखा था उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखनी है, उनके काम हमने देख लिए, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी होगी। द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसीज थे ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस, अभी भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑक्यूपेशन होता है तो वो क्या है? एग्रीकल्चर। महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और उस टाइम शिवाजी महाराज जो थे उनको भी पता था कि एग्रीकल्चर, खेती करना कितना इम्पोर्टेंट है। दैट वॉज वाई ही पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, और इसीलिए वो हमेशा उनका अटेंशन होता था फार्मर्स के प्रति, वो हमेशा क्या होते थे? काम करते थे। He entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable and experienced officer bearer अनाजी दत्तो। तो ये जो लैंड रेवेन्यू की सिस्टम थी ये ऑर्गेनाइजिंग करने का काम उन्होंने किसको दिया था? अनाजी दत्तो, जो कि एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइज़र थे और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे उस टाइम के, और एक्सपीरियंस ऑफिसर थे। इसके लिए उन्होंने ये जो रिवेन्यू सिस्टम की जो चीज़ें थी वहाँ पे ये संभालने के लिए उनके पास ही दिया था। ही वॉन्ट द ऑफिसर्स दैट दे शुड नॉट कलेक्ट मोर रिवेन्यू दैन द अमाउंट दैट वाज फिक्स। और देखिए ये जो रिवेन्यू लिया जाता था, जो कर या फिर टैक्स हम लोग बोल सकते हैं, ये जो लिया जाता था ये फिक्स होता था। इसीलिए उन्होंने जो ऑफिसर्स थे उनको वॉर्न किया था कि कोई भी यहाँ पे जो फार्मर्स से या फिर जो भी लोग हैं उनसे रिवेन्यू के तौर पर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेगा। ही एनकरेज पीजेंट्स टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे देखिए पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान्स होते हैं, उनको हमेशा इनकरेज करते थे कि जो लैंड अनकल्टिवेटेड है, जहाँ पे खेती नहीं की जाती है, उसे क्या करना है? अंडर कल्टिवेशन लाना है, मतलब वहाँ पे आप खेती करो और खेती को आगे बढ़ाओ, ऐसा उनका मानना था। इफ़ द क्रॉप वॉज लॉस ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स और ड्रॉट्स, और इफ़ एन एनिमी आर्मी हैड डिवास्टेड द एरिया ऑफ द विलेज, रिमिशन वेयर ग्रांटेड इन लैंड रेवेन्यू एंड अदर। तो देखिए जैसे कि बारिश ज़्यादा हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है, या फिर कोई जो शत्रु होते थे उनकी जो आर्मी है अगर विलेजेस को यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है, उनको उद्ध्वस्त करती है, तो यहाँ पे रेवेन्यू नहीं लिया जाता या फिर कम किया जाता था। एंड अदर जो भी टैक्सेस होते थे लोगों से नहीं लिए जाते थे। महाराज हैड इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिसर्स टू प्रोवाइड पीजेंट्स विथ बुलक्स, प्लग्स एंड गुड सीड्स फॉर सोइंग। तो यहाँ पे जो महाराज क्या करते थे, हमेशा अपने ऑफिसर्स को बोलते थे कि जो भी वहाँ पे फार्मर्स है उनको ये चीज़ें प्रोवाइड किए जाए, जैसे कि बुलक्स हो या फिर प्लग्स हो, गुड सीड्स हो। अगर ये गुड सीड्स उन्हें मिलेंगे, ये सारी इंस्ट्रूमेंट चीज़ें अगर उनको मिलती है तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं? खेती अपनी अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए शिवाजी महाराज जो है हमेशा फार्मर्स की हेल्प करते थे और उनके बारे में ही हमेशा सोचते थे। विलेज इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड, तो उस टाइम की विलेज इकोनॉमी किस तरीके की थी ये हम देखेंगे।
एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, जो कि हम लोग आज भी बोलते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो ये बैकबोन माना जाता है हमारे देश का। उस टाइम भी रूरल इकोनॉमी जो है उसका बैकबोन माना जाता था एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों का जो मेन व्यवसाय बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं, ये एग्रीकल्चर ही था। इन विलेजेस मेनी ऑक्यूपेशंस डेवलप टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, बाद में लोग धीरे धीरे करके बाकी के जो ऑक्यूपेशन है वो भी डेवलप होने लगे थे एग्रीकल्चर के साथ में ही। आर्टिसंस इन द विलेज प्रोड्यूस गुड्स एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल्स। तो देखिए जो आर्टिसंस होते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं। तो विलेज प्रोड्यूस गुड्स मतलब जो रेगुलर डेली लाइफ में हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होते हैं गुड्स। तो इस तरीके के गुड्स चीज़ें भी प्रोड्यूस होने लगी थी, जिनके कारण जो लोकल पीपल है उनकी ज़रूरतें फुलफिल होने लगी थी, पूरी होने लगी थी। इन दिस सेंस अ विलेज वॉज ए सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, और इसी कारण फिर जो विलेजेस ये अपने खुद की ज़रूरतें पूरे करने लगे थे, क्योंकि लोग यहाँ पे अभी बाकी के चीज़ों को बाकी के जो ऑक्यूपेशन है उनको भी डेवलप करने लगे थे। फार्मर्स गेव अ डिफिनाइट शेयर फ्रॉम देयर प्रोड्यूस टू आर्टिसंस। तो देखिए जो फार्मर्स होते थे ये क्या करते थे, अपने पास जो भी चीज़ें मतलब ग्रेन्स वगैरह होते थे यही देते थे आर्टिसंस को, और उनके बदले में वो चीज़ें खरीदते थे। दिस शेयर वॉज कॉल्ड बलूता। तो इसे क्या कहा जाता है, बलूता कहा जाता है। देखिए उस टाइम उतने पैसे तो नहीं होते थे लोगों के पास, तो वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते थे। जैसे कि फार्मर जो है आर्टिसंस को क्या दे सकते थे, क्रॉप्स दे सकते थे, और उनके बदले में जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो लेते थे। तो इस शेयर को, ये जो चीज़ें एक्सचेंज करते थे, इसी को क्या कहा जाता है, बलूता। ट्रेड एंड बिजनेस। महाराज न्यू दैट अ किंगडम डज नॉट प्रॉस्पर विदाउट एन इंक्रीज एनी ट्रेड। तो देखिए महाराज जो थे उनको ये पता था कि अगर हम लोग व्यापार नहीं बढ़ाएंगे, व्यापार को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हमारा जो राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। मर्चेंट्स ब्रिंग नॉवेल गुड्स एज ऑल्सो सर्टन नेसेसिटीज़ इन टू अ किंगडम। तो जो मर्चेंट्स, जो व्यापारी होते थे, ये भी कई तरीके की नई चीज़ें अभी राज्य में लाने लगे थे। गुड्स बिकम अवेलेबल इन प्लेंटी। काफ़ी सारी जो चीज़ें हमें लगती है डे टू डे लाइफ में, ये भी काफ़ी प्लेंटी ऑफ नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होने लगे थे, अवेलेबल, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होने लगे थे। ट्रेड प्रॉस्परस एडिंग टू वेल्थ, और इसके कारण ही राज्य का वेल्थ बढ़ता है। द व्यू दैट महाराज टुक ऑफ मर्चेंट्स इज सीन इन द आज्ञापत्र वेयर मर्चेंट्स आर डिस्क्राइब एज फॉलो। तो महाराज ने यहाँ पे क्या किया है, जो आज्ञापत्र या फिर आज्ञापत्र हम बोल सकते हैं, उसमें डिस्क्राइब किया है मर्चेंट्स को किस तरीके से। मर्चेंट्स आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द किंगडम एंड द ग्लोरी ऑफ द किंग। कि मर्चेंट्स क्या होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके से किंगडम की ऑर्नामेंट्स, गहने होते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारे राज्य की क्या बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, और राजा के लिए ग्लोरी साबित होते हैं। क्योंकि मर्चेंट से व्यापार होता है तभी तो कोई भी सिटी हो या राज्य हो या फिर देश हो आगे बढ़ पाता है, डेवलप हो पाता है। It was a policy of Maharashtra to protect industries, and excellent examples of this is the सॉल्ट इंडस्ट्री। तो किस तरीके से उन्होंने सॉल्ट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ही प्रोटेक्टेड द सॉल्ट इंडस्ट्री इन कोकन। महाराज शिवाजी महाराज क्या चाहते थे कि कोकन रीजन में जो सॉल्ट इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एट दैट टाइम ट्रेडर्स इम्पोर्टेड सॉल्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी एंड सोल्ड इन स्वराज। तो उस टाइम जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ये लोग क्या करते थे, पोर्तुगीज टेरिटरी से, पोर्तुगीज राज्य से सॉल्ट को इम्पोर्ट करते थे यहाँ पे, और स्वराज में क्या करते थे, बेचते थे। दैट अफेक्टेड द लोकल ट्रेड इन कोंकण एरिया। सो देखिए अगर बाहर के देशों से अगर यहाँ पे चीज़ें आएंगी तो हमारे जो देश की चीज़ें होती है लोग नहीं खरीदते हैं। तो वैसा ही उस टाइम भी हो रहा था कि पोर्तुगीज टेरिटरी से लोग सॉल्ट को लाते थे या यहाँ पे बेचते थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि जो लोकल मार्केट से जो लोकल ट्रेड है ये कम हो रहा था। सो महाराज चार्ज हेवी ड्यूटी ऑन दी सॉल्ट इम्पोर्टेड इनटू स्वराज फ्रॉम दी पोर्तुगीज टेरिटरी। तो जो लोग पोर्तुगीज टेरिटरी से सॉल्ट यहाँ पे स्वराज में लाते थे, इम्पोर्ट करते थे, उनके ऊपर चार्ज लगाए जाते थे एंड ज़्यादा चार्ज लगाए करते थे। द इंटेंशन वॉज दैट द सॉल्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी वुड देन कॉस्ट मोर एंड एज अ रिजल्ट इट्स इम्पोर्ट वुड डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पे अगर चार्ज जितने में वो खरीद के लाएंगे उससे ज़्यादा अगर उन्हें चार्ज देना पड़ेगा तो कोई भी बाहर से नहीं खरीद के लाएगा और इम्पोर्ट नहीं करेगा और स्वराज में नहीं बेचेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोकल मार्केट है, लोकल ट्रेड है, ये लोग अपना व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्ट वुड डिक्रीज। और इसके कारण क्या हुआ, फिर जो इम्पोर्ट कर रहे थे लोग ये डिक्रीज हो गया एंड द सेल ऑफ द लोकल सॉल्ट वुड इंक्रीज। और यहाँ पे फिर जो लोकल सॉल्ट था यही फिर से बेचने लगे थे लोग यहाँ पे। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने जो इंडस्ट्री, जो भी व्यापार थे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया था। नेक्स्ट है द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से उन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइज की थी।
देयर वेर टू मेन डिवीजन ऑफ द आर्मी ऑफ शिवाजी महाराज। तो कौन से दो टाइप्स थे यहाँ पे, इन्फेंट्री एंड कैवलरी। तो इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, पायदल जिसे हम कह सकते हैं, जो सैनिक होती है देखो चल के जाते हैं, उनके हाथों में तलवार भाले होते हैं, तो वो इन्फेंट्री में आते हैं। और कैवलरी मतलब घोड़दल जिसे हम कहते हैं, कि घोड़े के ऊपर बैठ के जो सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं उन्हें कैवलरी कहा जाता है। इन द इन्फेंट्री देयर आर ऑफिसर्स सच एज द हवालदार, जुमलेदार एक्सेट्रा। तो जो यहाँ पे ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे उनके नाम दे हैं, जैसे कि हवालदार, जुमलेदार, ऐसे होते थे। द चीफ ऑफ द इन्फेंट्री वॉज कॉल्ड सरनोबत। और जो इन्फेंट्री के हेड पर्सन या फिर चीफ होते थे उनका नाम क्या दिया था यहाँ पे, उनको क्या कहा जाता था, सरनोबत। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम, ही वॉज द हाइएस्ट ऑफिसर इन द इन्फेंट्री। और उनको हाइएस्ट ऑफिसर माना जाता था इन्फेंट्री का। इन द कैवलरी देयर वेर टू टाइप्स ऑफ कैवलरीमैन, नेमली शिलेदार एंड बारगिस। तो यहाँ पे कैवलरीमैन में दो टाइप्स के ऑफिसर्स दिए हैं जिनका नाम था शिलेदार एंड बारगिस। द शिलेदार हैड हिज ओन हॉर्स एंड वेपन्स। जो शिलेदार होते थे उनके अपने खुद के घोड़े, वेपन्स मतलब हथियार होते थे। लेकिन जो बारगिस होते थे उनको जो स्टेट है, राज्य, जो गवर्नमेंट उनका होता था, वो लोग क्या करते थे, हॉर्स और वेपन्स को प्रोवाइड करते थे। इन द कैवलरी बारगिस वेयर मोर इन नंबर। तो उस टाइम जो कैवलरी में बारगिस ही ज़्यादा होते थे, जिनको क्या किया जाता था, हॉर्स और वेपन्स प्रोवाइड किए जाते थे। द रैंक्स ऑफ द कैवलरी ऑफिसर्स वेयर सिमिलर टू दोज ऑफ द इन्फेंट्री ऑफिसर्स। द हाइएस्ट ऑफिसर इन द कैवलरी वॉज दी सरनोबत। तो इनके भी जो हाइएस्ट ऑफिसर होते थे उनको सरनोबत ही कहा जाता था। नेतोजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हम्बीराव मोहिते वेयर सम ऑफ द फेमस सरनोबत ऑफ द कैवलरी। तो ये नाम आपने भी कई सुने होंगे, जो भी शिवाजी महाराज की हिस्ट्री आती है उसमें इनके नाम आते ही हैं। उसके बाद आपको दिया है लेट्स लर्न, एक एक्टिविटी है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट दी आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए हमारे इंडिया की भी जो आर्म फोर्स है उनके नाम भी आपको पता होगी, या फिर इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता नहीं है तो उन्हें क्या करना है, आपको सर्च करना है इन्फॉर्मेशन को। स्टेट द नेम्स ऑफ द 3 आर्म फोर्सेस। तो हमारे 3 आर्म फोर्सेस कौन से हैं, जैसे कि मिलिट्री है, उसके बाद नेवी है, और उसके बाद आता है एयरफोर्स। तो ये 3 नाम हैं, ये आपको लिखने होंगे। एंड व्हाट इज़ द डेसिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ ईच फोर्स। तो हर एक फोर्स जो है मैंने बताई अभी तीनों, तो उनके हेड पर्सन को क्या बोला जाता है, उनका जो डेसिग्नेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको लिखना है। एंड हु इज़ द हेड ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। अभी के जो 3 फोर्सेस के हमारे हेड पर्सन होंगे उनके नाम भी आपको लिखने हैं। ये एक्टिविटी दी है आपको। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द स्वराज फ्रॉम इट्स एनिमीज़। तो देखिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया होगा, जो एनिमीज़ है, जो शत्रु है, उनसे हमारे स्वराज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। फॉर दिस इट वॉज नेसेसरी टू गेट प्रिसाइज एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमी। तो देखिए जैसे कि आजकल डिटेक्टिव या फिर जासूस हम जिसे कहते हैं, कि ये क्या करते हैं, शत्रु लोगों में रह के उनकी जो वो क्या करने वाले, उनके क्या मूवमेंट्स है, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उसे डिटेल में बता सकते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था कि ये लोग क्या करते थे, एनिमीज़ की क्या हालचाल है, क्या मूवमेंट्स है, वो लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और यहाँ पे आके बताते थे। इट वॉज द जॉब ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमीज़ एंड सबमिट इट टू महाराज। और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो महाराज को आके देते थे। द इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ महाराज वॉज वेरी इफ़िशिएंट। तो ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था कि लोगों के यहाँ पे जो इंटेलिजेंस सर्विस थी ये काफ़ी अच्छी थी उस टाइम। बहिर्जी नाइक वॉज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। जो हेड पर्सन थे यहाँ के वो कौन से थे, बहिर्जी नाइक। ही वॉज एक्सट्रीमली स्किल इन हिज जॉब। और ये काफ़ी जाने माने स्किल पर्सन थे उस टाइम के। ही कलेक्टेड एक्यूरेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सूरत बिफोर द रेड ऑन सूरत। तो देखिए स्टूडेंट, आपने 4th स्टैंडर्ड में ये हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो उसमें ये चीज़ें भी उस टाइम भी आई थी कि सूरत में उन्होंने रेड की थी। तो वहाँ पे रेड करने से पहले, वहाँ पे अटैक करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की थी, ये किसने की थी, बहिर्जी नाइक, जो कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी थे। इन्होंने ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके महाराज को बताई थी, जिनके कारण सूरत पे रेड हो पाई थी। तो ये आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्ट्स। फोर्ट्स वेर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मिडिवल एज। पोजेशन ऑफ ए फोर्ट मेड इट पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन दी सराउंडिंग एरिया। तो फोर्ट्स, किले क्यों बनाए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट क्यों थे, क्योंकि इनके ऊपर से सारा जो सराउंडिंग एरिया था उसको देख पाना, उसके ऊपर नज़र रखना काफ़ी ईजी होता था। इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन इट वॉज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग शेल्टर इन द फोर्ट। अगर यहाँ पे समझो कोई एनिमी, शत्रु अगर यहाँ पे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो लोगों को एक शेल्टर मिल पाए, प्रॉपरली उन्हें सेफ रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए फोर्ट बनाए जाते थे जहाँ पे लोग रह पाएंगे।
It was possible to stock the fort with food grains, वॉर मटेरियल्स, एमिनेशन एंड मिलिट्री गैरिसन। तो फोर्ट किस काम में आते थे कि जो भी उन्हें फूड ग्रेन्स पूरे साल भर के लिए लगेगा उसको स्टॉक करने के लिए काम आते थे। युद्ध के लिए जो मटेरियल, जो वेपन्स लगते हैं उनको वहाँ पे रख सकते थे, इसीलिए फोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते थे उस टाइम। द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ स्वराज इज वेल स्टेटेड इन द आज्ञापत्र। दिस किंगडम वॉज क्रिएटेड बाय द लेट रिवर्ड एंड एक्सल्टेड मैजेस्टी फोर्ट अलोन। तो अगर ये स्वराज बना है या फिर टिक पाया है किसके कारण? फोर्ट्स के कारण, क्योंकि कितने सारी जो लड़ाइयाँ हुई है ये फोर्ट के कारण उनकी क्या हुई है, सफल हुई है। इसीलिए शिवाजी महाराज जो है उन्होंने काफ़ी सारे फोर्ट्स बनाए जिनके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। डू यू नो में दिया है आपको द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फोर्ट बाय शिवाजी महाराज इन द ट्रीटाइज बुद्ध भूषणम कंपोज बाय छत्रपति संभाजी महाराज इज़ रिमार्केबल। इट इज़ एज फॉलो। तो जो संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के जो बेटे थे इन्होंने ये बुद्ध भूषणम इस तरीके का ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा है, शिवाजी महाराज बिल्ट मेनी impenetrable forts on the ridge of plateaus in the Sahyadri mountain range in many places from Karnataka up to Bengal। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि शिवाजी महाराज ने कई सारे फोर्ट्स बनाए हैं, किले बनाए हैं जो कि इम्पेनेट्रेबल है, जिन्हें कोई भेद नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है, ऐसे उन्होंने फोर्ट्स बनाए हैं सह्याद्री माउंटेन के रेंज में, जो कि कर्नाटका से लेकर बंगाल तक उन्होंने बनाए हैं। द इंटेंशन बिहाइंड इट वॉज टू प्रोटेक्ट दिस अर्थ। और जो उन्होंने ये काम किया है, स्वराज बनाया है या फिर फोर्ट बनाए हैं, इसके कारण उनका इंटेंशन क्या था? सिर्फ कि हमारी अर्थ को बचाना है या फिर जो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। Under his successful leadership, these forts were built from the bank of the river Krishna up to the sea in all the four direction। और उनके सक्सेसफुल लीडरशिप के कारण ही ये फोर्ट्स बने हैं जो कि कृष्णा नदी के जो बैंक के ऊपर, उनके किनारे के ऊपर बने हैं, और सी के बीच में भी उन्होंने किले बनाए थे, जैसे कि चारों ओर उन्होंने क्या किए थे, फोर्ट बनाए थे। इन द रायरी फोर्ट राजा छत्रपति शिवाजी महाराज रिमेन ऑन द फोर फ्रंट अमंग ऑल किंग्स एंड वॉज विक्टोरियस। तो देखिए जैसे कि आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है और आज भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने कई सारे फोर्ट्स को जीता था या फिर रिपेयर किया था, और नए किले भी उन्होंने बनाए थे। देयर वेर अबाउट 300 फोर्ट इन द स्वराज। तो कितने सारे फोर्ट्स थे हमारे स्वराज में? 300। महाराज स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन द बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ दिस फोर्ट्स। और कई सारे जो यहाँ पे पैसे होते थे वो स्पेंड करते थे यहाँ पे बिल्डिंग्स, मतलब जो फोर्ट्स है उनको बनाने के लिए, या फिर कुछ जो ख़राब हो जाते थे उनको रिपेयर करने के लिए। ही बिल्ट हिल फोर्ट्स लाइक प्रतापगढ़, पवनगढ़ एंड राजगढ़। तो हिल्स के ऊपर भी उन्होंने फोर्ट्स बनाए थे। देर वॉज ए किलेदार, सबनिस एंड कारखानिस ऑन एवरी फोर्ट। और हर एक फोर्ट की वहाँ पे एक किलेदार होता था, सबनिस होता था और कारखानिस होते थे जो कि वहाँ का कामकाज देखते थे। द कारखानिस लुक आफ्टर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ वॉर मटेरियल ऑन द फोर्ट। तो कारखानिस जो होते थे उनका काम क्या होता था कि वहाँ पे किले के ऊपर फूड ग्रेन का स्टोरेज रखना, उसके बाद जो वॉर मटेरियल होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनको मेंटेनेंस रखना। उसके बाद दिया है सी फोर्ट्स। महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सी फोर्ट्स टू। वन ऑफ द सी फोर्ट दैट ही बिल्ट वॉज सिंधुदुर्ग एट मालवन। इट इज़ एन एक्सेलेंट सी फोर्ट। तो देखिए समुद्र में भी उन्होंने फोर्ट्स किले बनाए थे, जिसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि सिंधुदुर्ग एट जो मालवन यहाँ पर है वहाँ का सी फोर्ट। टू गिव स्ट्रेंथ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट 5 खंडीज ऑफ लीड वॉज पोर्ड इनटू इट्स फाउंडेशन। तो उसके फाउंडेशन में यहाँ पे खांडीज जो कहा जाता है, 5 खांडीज वहाँ पे लगा के उसका जो फाउंडेशन है, वो जो बेस होता है, उसे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है फोर्ट पद्मदुर्ग, जो कि देखिए सी में किस तरीके से ये फोर्ट को बनाया गया है। अ सी फोर्ट कॉल्ड पद्मदुर्ग वॉज बिल्ट इन फ्रंट ऑफ राजापुरी इन ऑर्डर टू काउंटर द सिद्धि पावर। About this fort, Maharaj has said in a letter that by constructing Padmadurga, he had set up another Rajapuri to overshadow the Rajapuri of the Siddhi। तो देखिए सिद्धि जो राजापुर जो उनकी सिटी थी राजापुरी, तो उनके सामने जैसे कि उनके जैसे ही एक अलग राजापुरी उन्होंने बनाई थी ये फोर्ट पद्मादुर्ग बना के। उसके बाद देखेंगे नेवी। Enemies on the west coast of India, the Portuguese of Goa, the city of Janjira and the British factors of Surat
and Rajapur created obstacles in the work of expanding the स्वराज। तो देखिए शिवाजी महाराज जो स्वराज को एक्सपांड करना चाहते थे, ये बाकी के जो एनिमीज थे ये लोग क्या कर रहे थे, ऑब्स्टेकल्स बन रहे थे उनके बीच में। इट वॉज नेसेसरी टू कर्ब देयर एक्टिविटीज़ एंड टू प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट को यहाँ पे उन लोगों से बचाना काफ़ी ज़रूरी था, इसके लिए उन्होंने ये नेवी बनाई थी। फॉर दिस पर्पज महाराज रेज अ नेवी। He realized that the one who has a navy control the sea. महाराज had great foresight। तो देखिए यहाँ पे लैंड पे तो उन्होंने किले बनाए थे जिनके कारण वो क्या कर रहे थे, एनिमीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए थे, लेकिन उनको यहाँ पे पता था कि अगर वेस्ट कोस्ट से ये जो लोग ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं स्वराज को एक्सपांड नहीं होने दे रहे हैं, अगर उनको हमें यहाँ पे रोकना है तो नेवी बनाना ज़रूरी है। तो ये उनकी सोच थी। तो देखिए 4th स्टैंडर्ड का आपको एक लेसन भी दिया है जिसमें आपको नेवी के बारे में पूरा डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है कि गुरब गलबत इस तरीके के शिप या फिर बोट हम कह सकते थे, ये यूज़ करने लगे थे नेवी में। देयर वेर 400 शिप्स ऑफ वेरियस काइंड इन दिस नेवी। तो देखिए हमारे नेवी में उस टाइम 400 शिप्स होती थी अलग अलग तरीके की। दे इंक्लूडेड बैटल शिप्स लाइक द गुरब गलबत एंड पाल। ये बैटल शिप्स होती थी, मतलब युद्ध के लिए यूज़ की जाती थी। शिप्स वेयर बिल्ट इन द क्रीक ऑफ कल्याण भिवंडी, विजय दुर्ग एंड मालवन, मयंक भंडारी एंड दौलत खान वेयर द चीफ नवल कमांडर्स। तो देखिए ये जो गुरब गलबत इस तरीके की जो शिप्स अलग अलग तरीके की शिप्स होती है, ये कहाँ पे बनाई गई थी, कल्याण भिवंडी यहाँ पे। एंड विजय दुर्ग एंड मालवन मयंक भंडारी, ये जो लोग दिए हैं दौलत खान, ये कौन थे, नवल कमांडर्स थे, चीफ नवल कमांडर्स थे उस टाइम के। कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। Maharaj did not work only with the limited ambition of conquering enemy's territories and establish dominance like other things। तो देखिए यहाँ पे उनका ये मानना नहीं था कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एनिमी टेरिटरीज है उनको कॉन्कर करना है या फिर जीतना है या फिर सिर्फ स्वराज को बढ़ाना है, इतना ही उनकी सोच नहीं थी। His main objective was to make his subjects independent। सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या था कि उनकी जो जनता है उसको इंडिपेंडेंट करना है। He was aware that if his subjects were to really get the joy of freedom, it was necessary to have डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर यहाँ पे लोगों को हमें खुशी देनी है, स्वतंत्रता अगर देनी है, तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन में। टेक कॉम्प्रहेंसिव केयर ऑफ पीपल्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्ट द कॉन्कर टेरिटरीज। अगर युद्ध होता है, नया प्रदेश अगर जीतते हैं तो उसे जीत कर रखना, उस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना भी ज़रूरी होता था। महाराज वॉज नॉट मेयरली अ रूलर, he was a watchful administrator who cared for his people's welfare। this is clearly seen his administration of the city। ये सारी चीज़ें उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देती है। तो काफ़ी अच्छा लेसन था ये स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।